डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। छोटा सा है, एक दो बातें इसके बारे में पता रहेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, ये क्या होता है? ठीक, आपके मन में आएगा क्यों होता है, नंबर 2 पे लिखो। तो इसमें क्यों नहीं, इसमें क्या होता है ना। फिर इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे क्लास में डिसिप्लिन, क्लास के बाहर डिसिप्लिन, है ना, ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं इसके। तीसरा हो सकता है कि इसका जीवन में महत्व क्या है, अगर है तो इसका महत्व क्या है, यानी इससे फायदे क्या है, लाभ क्या है। फिर एक हो सकता है इससे नुकसान क्या क्या है। डिसिप्लिन से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। क्या नुकसान होता है? जो सबसे गोलू बच्चे होते हैं ना, इसीलिए बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, मतलब कुछ मौलिक नहीं कर पाते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है ना, जो स्कूल की दीवार टाप के कूदा ही नहीं कभी, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचेगा? जो बॉक्स में ही रह के सोचता रहा, जो बॉक्स से टापा ही नहीं कभी, क्या सोचेगा? आप ऐसे कितने लोग स्कूल से भागे कभी ना कभी? क्या बात है। और कितने बच्चे कभी स्कूल की दीवार से कूद के नहीं भाग पाए? ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिन्होंने कॉलेज के जीवन में जितनी क्लास आपने की उससे ज्यादा नंबर में बंक की, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, बस आप ही लोगों से देश को उम्मीद है, बस आप ही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसमें चलिए। अनुशासन एक वर्च्यू है, वह सद्गुण। तो अनुशासन एक वर्च्यू है, और वर्च्यू बेसिकली क्या होता है? मूल्य होता है। जो मूल्य आत्मसात हो जाए वो वर्च्यू हो जाता है। तो अनुशासन वह सद्गुण है जिससे क्या होता है, जिसके तहत जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। कैसे? वह सद्गुण जो व्यवहार करना सिखाता है। कैसा व्यवहार करना सिखाता है? वह व्यवहार जो नियमों, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो भी कानून है, जो नियमों, कानूनों, और क्या शब्द हो सकता है, प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, प्रक्रिया, जो नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से सुसंगत हो। अब इसको आप परिभाषा में जब लिखेंगे तो क्रम थोड़ा बदलेंगे। वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं से सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, वह सद्गुण अनुशासन कहलाता है। बस सो सिंपल। डिसिप्लिन इतना ही है कि कुछ नियम है जिनको आप फॉलो करते हैं रिगरसली, कुछ कानून है आप उनको ठीक से फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स है उनको ठीक से फॉलो करते हैं, तो आप अनुशासन में हैं। सिंपल, ठीक। अनुशासन में जो व्यवहार है, उस व्यवहार में दोनों पक्ष होते हैं। व्यवहार का मतलब है कुछ करना और कुछ न करना, दोनों चीजें। यानी नियमों के तहत करेंगे, और नियम ये भी बता दिए क्या नहीं करना है। नियम अगर बताता है कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो व्यवहार के दोनों पक्ष हैं, जो कृत्य में व्यक्त होगा वो भी, और जो कृत्य में व्यक्त नहीं होगा, यानी कि अकृत्य होगा वो भी। दोनों प्रकार के व्यवहार इसमें शामिल है। स्पष्ट हुआ? ठीक है भाई, ये हो गया अनुशासन का मतलब। अब देखो अनुशासन के प्रकार कौन कौन से हैं। अनुशासन के प्रकार सबसे सामान्य 2 माने जाते हैं, और अगर आप 2 आधारों पर देखना चाहें, जबरदस्ती करना चाहें, तो 4 मान सकते हैं। जो पहला आधार सबसे सामान्य आधार है, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, इसे क्या बोलेंगे? स्व अनुशासन, स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन भी चलता है, प्रसिद्ध शब्द है। और दूसरा होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आप कहने के लिए कह सकते हैं पर अनुशासन। तो पहली बात, प्रकारों में पहला प्रकार है सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज डिसिप्लिन। स्व यानी आत्म अनुशासन, और आरोपित, बड़ा अच्छा शब्द है भाई, वेरी गुड। आरोपित अनुशासन, क्या बात है, जबरदस्त। आरोपित अनुशासन, और ये हो गया आत्म अनुशासन। ठीक है। तो ये बताइए कि व्यक्ति के जीवन की शुरुआत में इनमें से कौन सा होता है? तो प्रायः बचपन में सिखाया जाता है, तो वो होता है आरोपित अनुशासन। और ये सिखाने के 2 ही तरीके, स्टिक एंड कैरेट। तो स्टिक एंड कैरेट, तो मतलब
थोड़े टॉफी दे दी बच्चों को, जिसने अच्छा किया ताली बजवा दी, जिसने खराब किया उसको लगा दी, 2-4 झापड़ा मुक्के मार दिए। तो इससे बच्चे मुर्गे बनते बनते इंसान बन जाते हैं। इस भाव से ये सब किया जाता है, ठीक है। एक उम्र के बाद देखिए, बहुत छोटे बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन अगर है तो बहुत चिंता की बात है। और मैं इसलिए बार बार गोलू बच्चों को बहुत विरोध करता हूँ। गोलू वो है जो बचपन से ही अनुशासित हो जाता है, आप अनुशासित हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है, इसे महात्मा गांधी और मार्क्स दोनों ने एक कंसेप्ट दिया है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कहीं करना हो तो जीवन में कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये मत कहना बड़ा लिखो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। एनलाइटेंड, ENLIGHTENED, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसके लिए हिंदी में जो शब्द चलता है वो है प्रबुद्ध स्वहित। आपने एक शब्द सुना है, अराजकतावाद, अनार्किज्म। अनार्किज्म वो विचारधारा है जिसके लोग मानते हैं कि राज्य को होना ही नहीं चाहिए। राज्य, शासन तंत्र, व्यवस्था, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो उनसे, जैसे महात्मा गांधी अनार्किस्ट हैं, कार्ल मार्क्स अनार्किस्ट है, दोनों अनार्किस्ट लोग हैं। मार्क्स हिंसा के माध्यम से राज्य को खत्म करना चाहता है, गांधी जी शांति से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों मानते हैं कि राज्य को नहीं होना चाहिए। और राज्य क्यों ना हो, उसके तर्क दोनों के अलग अलग हैं। मार्क्स मानता है कि राज्य शोषक वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वो शोषण बढ़ाता है। महात्मा गांधी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की जो आत्मिक स्वाधीनता है उसको बाधित करता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में एक बात की सहमति है, क्योंकि हम सोचते हैं कि राज्य के बिना काम कैसे चलेगा, जब पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, काम कैसे चलेगा, नियम कैसे काम करेंगे। इसका उत्तर दोनों के पास एक ही है, दोनों के पास मतलब सबके पास एक ही, जो भी एनार्किस्ट हैं, वो ये है। इसको वो एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, और वो एग्जाम्पल आप अपने जीवन से भी देख सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको बचपन में पढ़ाना उनके माँ बाप के लिए एक जटिल और श्रमसाध्य कार्य रहता होगा। छठी का दूध याद आ जाता होगा पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने में, होमवर्क करवाने में। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने पेरेंट्स को छठी का दूध याद दिलाया है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाने के लिए बिठाया तो मुंह लटका के बैठ गए, किताब सामने रखी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लो पढ़ा लो। पेरेंट्स तो आपको और किताब को प्रकाश की उपस्थिति में आमने सामने ला सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। दिमाग के अंदर जाएगा नहीं तो आप डिसाइड करेंगे, आप कहेंगे ले दिमाग के अंदर भेज के दिखाओ, बिठा लो सामने, किताब के सामने, दम है तो कोई बात अंदर चली जाए मेरे। अब इससे तुलना कीजिए आज की। तो जो बच्चे बचपन में पढ़ने को लेकर एकदम तैयार नहीं होते थे, पेरेंट्स की पिटाई और तोड़ाई आदि के बाद ही काम करते थे, अब वो लोग जब पढ़ते हैं तो उनको किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। जिस दिन न पढ़ पाए तनाव में आ जाते हैं, कोई दोस्त डिस्टर्ब करे परेशान हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई के बीच में कोई ना आए। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि पहले उनको अपने हित की सही पहचान नहीं थी। पेरेंट्स यही तो कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, लेकिन तब बच्चा नहीं समझता, उसको लगता है अजीब टाइप के लोग हैं, सारा मजा आ रहा है खेलने में, कह रहे पढ़ाई काम आएगी, तो बच्चा नहीं समझ पाता इस बात को। लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया कि दरअसल पढ़ाई काम आएगी ठीक से। और जैसे ही प्रबुद्ध होकर आपने अपने हित को पहचान लिया, बाहरी अनुशासन की, आरोपित अनुशासन की जरूरत खत्म हो गई, आप आत्म अनुशासन की स्थिति में आ गए। अब पेरेंट्स उल्टा बोलते होंगे कि बेटा इतना मत पढ़ो, आंख के नीचे झाई पड़ जाएगी बेटा, शादी नहीं होगी बेटा, कम पढ़ो बेटा, लाइट ठीक रखो बेटा, 8 घंटे काफी है बेटा, इतना मत पढ़ो, पढ़ पढ़ के दुबली हो गई हो बेटा। अब पेरेंट्स ये बोलते होंगे, क्योंकि पहले चिंता थी कि पढ़ नहीं रही है, अब चिंता है कि छोड़ नहीं रही किताब को, क्योंकि अब आप प्रबुद्ध स्वहित के बिंदु पर आ गए। बात समझ में आ गई? जब व्यक्ति में प्रबुद्ध स्वहित की पहचान आ जाती है, और जैसे ये शब्द लिखो, जिक्र कर देना कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जब व्यक्ति को प्रबुद्ध स्वहित की पहचान हो जाती है तो उसके अंदर आत्म अनुशासन अपने आप विकसित हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए केवल एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी की जरूरत है। व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये काम मेरे पेरेंट्स के हित में नहीं है, मेरे हित में है, ये मेरे टीचर के हित में नहीं है, ये मेरे हित में है। और जैसे ही ये समझ में आता है कि मेरे हित में है, आमतौर पर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के 50 लक्षणों में से एक ये भी है कि ये समझ में आ जाए कि जिस बात पर पेरेंट्स बल दे रहे थे उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये रियलाइज होता है, अनुशासन आता है। दूसरे स्तर पे कहना हो तो आप कह सकते हैं, एक होता है डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ में, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो डिसिप्लिन इन पर्सनल लाइफ, निजी जीवन में अनुशासन, और डिसिप्लिन इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन में अनुशासन। पर्सनल लाइफ के अनुशासन का मतलब क्या हुआ? जैसे सुबह कितने बजे उठना है, आप लोगों का उठने का समय फिक्स रहता है या रोज रैंडम चलता है? फिक्स रहता है ना।
कि एक टाइम फिक्स है, सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे, जो भी है, बेशक सुबह 11 बजे ही, लेकिन फिक्स है। अगर फिक्स रहता तो डिसिप्लिन होगा। ऐसे ही भोजन को लेकर नियम, कि भोजन का समय, भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता, कि सात्विक भोजन करना, सात्विक करना है, मुर्गा और ये सब नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, चटपटा नहीं खाना है, चाट पकौड़े नहीं खानी, मिर्च नहीं खानी है। सबसे मुश्किल है पढ़ाई संबंधी नियम, पढ़ाई का टाइम टेबल। तो जो व्यक्ति उठना, सोना, भोजन, भोजन की गुणवत्ता वगैरह, और इन सब के बाद एक चीज और जीवन में है, वो है एक्सरसाइज करना, शारीरिक श्रम। और शारीरिक श्रम के अलावा एक होता है, अगर किसी को योग या प्राणायाम या ध्यान आदि का भी नियम है, रोज आधा घंटा ध्यान रखना है, आंख बंद करके ध्यान में डूब जाना है। कुछ लोगों के डिसिप्लिन में एक होता है पूजा पाठ का नियम, रोज सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के आधे घंटे ईश्वर का नाम लेना है। तो ये कौन सा है? पर्सनल लाइफ में अनुशासन है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में पहला है टाइम, यानी पंक्चुअलिटी, सही समय पर ऑफिस पहुंचना। दूसरा एफिशिएंसी इन वर्क, जितने समय के लिए काम करने के लिए नौकरी पर रखा गया है उतने समय तक ठीक से प्रभावी तरीके से काम करना, एक एक क्षण का उपयोग ठीक से करना। एफिशिएंसी इन वर्क, कार्य में प्रभावी तरीके से कार्य करना, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा जो प्रोसीजर्स हैं, एक होता है सरकारी नौकरी में थ्रू प्रॉपर चैनल, सब चीजें प्रॉपर चैनल से होनी चाहिए। तो प्रोसीजर, प्रक्रियाओं के संबंध में जो नियम वगैरह हैं उनका पालन ठीक से करना। फिर जो बाकी रूल्स रेगुलेशन है, कंडक्ट रूल्स ध्यान रख लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, जैसे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स मैंने बताया। कंडक्ट रूल्स क्या है? जो आचरण संबंधी, नैतिकता संबंधी नियम है, वो सब। तो ऑफिस में इन सबको फॉलो करना, ठीक, इन सबको फॉलो करना, इसको बोलेंगे डिसिप्लिन इन ऑफिशियल लाइफ। चलिए, इसके बाद इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा क्या होता है, देखिए, इसको हम पर्सनल प्रोफेशनल में बांट के देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन का पहला फायदा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जल्दी से बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्पादकता, क्योंकि आप नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं, इसलिए आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, समय आपको ठीक से मिलता है, फिर प्रभावी तरीके से काम हो पाता है। तो कुल मिला के उत्पादकता, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में बढ़ जाती है। पर्सनल लाइफ में इसका एक बेनिफिट होता है हेल्थ के स्तर पर, जिसका रूटीन फिक्स है। रूटीन की वजह से आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि हेल्थ ठीक रहती है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है। अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी वेल एडजस्टेड है तो आप हमेशा सहज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये बेनिफिट है। ऑफिस की लाइफ में इसका एक फायदा हो सकता है कि जो वर्क कल्चर है ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो कल्चर अपने आप में प्रमोट होती है, एक बेटर वर्क कल्चर। वर्क कल्चर को हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे? कार्य संस्कृति। तो जिस ऑफिस में सब लोग डिसिप्लिन होते हैं वहां कार्य संस्कृति बेहतर होती है, और ये पूरे ऑफिस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा रहता है। इसके नुकसान क्या क्या है डिसिप्लिन के? डिसिप्लिन का पहला नुकसान है कि इससे व्यक्ति की क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस मर जाती है। जो ज्यादा डिसिप्लिन होता है उसकी क्रिएटिविटी को खतरा होने लगता है। जैसे आप उससे पूछें कि स्कूल की दीवार कैसे टाप सकते हैं, सोच नहीं पाएगा इसके बारे में, क्योंकि उतना क्रिएटिव है ही नहीं। जो क्रिएटिव थे टाप के चले गए थे, जो वो भी देखे थे। तो क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस, इसको यूं समझें, आपको जाना इंटेलिजेंस मैंने क्या कहा था कि हमारे जो न्यूरॉन्स के पाथ हैं फिक्स हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन में रहेगा वो आमतौर पे एक जैसा काम दोहराएगा, जो हमेशा एक ही तरह से काम करेगा उसके न्यूरॉन्स के पाथ फिक्स हो जाएंगे। और न्यूरॉन्स का पाथ फिक्स होने का मतलब है कि किसी नए रूट से न्यूरॉन्स ट्रेवल करे, ये संभावना कम होगी। इसलिए फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में कम होगी, क्रिस्टलाइज ज्यादा होगी, और इसका मतलब नवाचार की उम्मीद ऐसे व्यक्तियों से करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, जो उसूल का बहुत ही पक्का होता है ना, ऐसे व्यक्तियों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है। असल में क्या होता है कि जब अनुशासन सिर पर चढ़ने लगता है, हावी हो जाता है, तब क्या होता है, तब व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? लचीलापन, लोचशीलता खत्म हो जाती है, व्यक्ति रिजिड हो जाता है ना। और जो व्यक्ति रिजिड है उस व्यक्ति के साथ क्या दिक्कत है कि वो खुद अपना दुश्मन हो जाता है। आपने ऐसे पीस देखे होंगे कि रात को 2 बजे सोएंगे तब भी बोलेंगे सुबह 4 बजे उठना है, नियम है, और एक दिन सुबह 4 बजे उठने के चक्कर में उठ ही गया। तो ये खतरा होता है, बहुत रिजिड होने से कभी कभी